अब देखो, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, और अभी तक हम लोगों ने इसकी थ्योरी डिस्कस करी थी, फिर हमने उस पर प्रॉब्लम कुछ सॉल्व किए थे जो काइनेटिक फ्रिक्शन पे बेस्ड थे। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी बात, या नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और देखो, सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये हमेशा एक्ट करेगा पैरेलल टू द सरफेस। ये चीज हमने डिस्कस भी करी थी कि जो भी फ्रिक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल डेवलप होता है या पैरेलल एक्ट करता है। तो जब भी हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, इट ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। फिर नेक्स्ट चीज हमने क्या डिफाइन करी थी स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन कब डेवलप होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होता है जब बॉडी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो नो रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन किसके बीच में हम देख रहे हैं, रिलेटिव मोशन देख रहे हैं बिटवीन टू बॉडीज जिनके बीच में फ्रिक्शन क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। फिर अब एक एग्जांपल कंसीडर करो जरा, जो यहां पे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल थीटा है, इस इंक्लाइंड पे मैंने एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया, और जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक यहां पे कैसा है, रेस्ट में। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी ब्लॉक को हमने प्लेस किया है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और यहां पे भी जब हम ब्लॉक को लाके प्लेस करेंगे तो ब्लॉक हमें रेस्ट में दिखाई देगा। अब ये चीज गिवन है कि दोनों ही सरफेस हमारे यहां पे रफ है। अब देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि फ्रिक्शन अगर डेवलप हो रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा, स्टैटिक होगा। क्योंकि स्टैटिक की हम बात कब करते हैं, स्टैटिक की हम बात करते हैं जब दो बॉडीज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। तो यहां पे इंक्लाइंड और ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। सिमिलरली यहां पे भी ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो इन दोनों केस में अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कभी डेवलप होता है, अगर कभी फ्रिक्शन डेवलप होता है तो उसका नेचर वहां पे क्या होगा, स्टैटिक होगा। अब देखो, यहां पे अगर तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो यहां पे शो करोगे n, दूसरा यहां पे mg का एक कंपोनेंट शो करोगे mg cos थीटा, और यहां पे mg का एक और कंपोनेंट होगा और वो होगा mg sin थीटा। अब बताओ, ये ब्लॉक रेस्ट में है लेकिन इस ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी है, और ब्लॉक किस फोर्स के कारण स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉक स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू mg sin थीटा। तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन कब डेवलप होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होता है इफ द बॉडी इज एट रेस्ट एंड इट हैज टेंडेंसी टू स्लाइड। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसकी स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन वहां पे डेवलप होगा और उसका नेचर कैसा होगा, स्टैटिक होगा। तो इस केस की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस कर देता है। अब mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा, तो mg sin थीटा को बैलेंस करेगा फ्रिक्शन। जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं Fs से। क्लियर? तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब डेवलप होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा जब बॉडी रेस्ट में होगी और उसकी स्लाइड करने की क्या होगी, टेंडेंसी होगी। अब इस एग्जांपल को देखो, यहां पे जब मैंने ब्लॉक को ग्राउंड पे लाके प्लेस किया तो बताओ, एक तो हम शो करेंगे ग्राउंड की नॉर्मल जो किस डायरेक्शन में, जो है वर्टिकली अपवर्ड, और दूसरा यहां पे जो फोर्स है वो फोर्स है mg। अब बताओ, इस केस में ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी है क्या, यहां पे ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी थी ड्यू टू mg sin थीटा, लेकिन इस केस में ब्लॉक की कोई स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं है। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन यहां पे क्या है, जीरो है। तो फ्रिक्शन तभी डेवलप होगा जब बॉडी रेस्ट में होगी और उसकी स्लाइड करने की क्या होगी, टेंडेंसी होगी। फिर इस केस को हम कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं, यहां पे एक तो हमने शो किया नॉर्मल, दूसरा हमने शो किया mg।
मान लो अगर फ्रिक्शन डेवलप हो भी रहा होता तो उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता, उसका डायरेक्शन होता पैरेलल टू द सरफेस। मान लो मैंने फ्रिक्शन यहां पे अप्लाई कर दिया और मैंने बोला कि ये फ्रिक्शन कैसा है, फ्रिक्शन स्टैटिक है और इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। ये चीज हमने एज्यूम करी है। हमने जब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया तो यहां पे नॉर्मल शो किया, mg शो किया और यहां पे फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है, ये हम मान के चल रहे हैं। और अगर फ्रिक्शन डेवलप होगा तो उसका डायरेक्शन होगा पैरेलल टू द सरफेस। अब बताओ, जो ऑब्जर्वर इस ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इस ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना दिखाई दे रहा है, 0। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यूज करेगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है कि अगर किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है तो उस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब यहां पे अगर देखोगे तो नॉर्मल को mg बैलेंस कर देगा, लेकिन नेट फोर्स को 0 होने के लिए फ्रिक्शन को कोई फोर्स बैलेंस करना चाहिए। और यहां पे नॉर्मल, mg और फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स डेवलप नहीं हो सकता है। तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स तभी 0 हो पाएगा जब फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पे क्या रही होगी, 0 रही होगी। फिर नेक्स्ट केस कंसीडर करो यहां पे कि मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया और अभी ये ब्लॉक कैसा है, रेस्ट में। अब इस ब्लॉक के ऊपर हमने अभी जो हमने केस कंसीडर किया था वहां पे हमने क्या डिस्कस किया कि जब ये ब्लॉक रेस्ट में है तो उस केस में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती और फ्रिक्शन वहां पे क्या होता है, 0 होता है। अब मान लो इस ब्लॉक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस ब्लॉक के ऊपर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये ब्लॉक मुझे रेस्ट में दिखाई देता है। कि कई बार ऐसा हमने प्रैक्टिकली नोटिस किया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है और उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं, तो जब हम पुश करते हैं तो कई बार वो ब्लॉक या वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, रेस्ट में होता है। तो यहां पे जब हम ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ब्लॉक अभी भी कैसा है, रेस्ट में। अब बताओ, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, ये ऑब्जर्वर अगर इस ब्लॉक की स्टडी करेगा तो एक तो शो करेगा n और दूसरा यहां पे क्या शो करेगा, mg। नॉर्मल को mg बैलेंस कर देगा और इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, तो इस फोर्स को बैलेंस करेगा फ्रिक्शन। क्लियर? तो अब इन सभी रिजल्ट को हम कंबाइन करके ये बोल सकते हैं कि यहां पे ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी है, इसलिए फ्रिक्शन डेवलप हुआ। यहां पे ब्लॉक की स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन यहां पे क्या था, 0 था। और यहां पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी बनती है। और ब्लॉक की अगर स्लाइड करने की टेंडेंसी है और ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, डेवलप होगा। फिर इन दोनों केस को थोड़ा नोटिस करो। इन दोनों ही केस में ब्लॉक रेस्ट में है और ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी है। अब नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी उसके जस्ट ऑपोजिट स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, डेवलप होगा। तो इस केस में ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन मेरा कहां हो गया, अपवर्ड। यहां पे ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट है तो फ्रिक्शन मेरा कहां आ गया, लेफ्ट की ओर आ गया। अब नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा mg को, और अप्लाइड फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन को। मान लो फर्स्ट केस में हमने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, फोर्स मैंने 5 न्यूटन अप्लाई किया और ये ब्लॉक मुझे रेस्ट में दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ वो भी कितना रहा होगा, 5 न्यूटन रहा होगा। फिर अब मैंने फोर्स को थोड़ा और इंक्रीज किया और फोर्स को मैं बढ़ा के 10 न्यूटन पे आ गया। लेकिन जब मैंने फोर्स को बढ़ाया तो ब्लॉक अभी भी स्लाइड नहीं किया, ब्लॉक अभी भी मुझे कैसा दिखाई देता है, रेस्ट में दिखाई देता है। तो ब्लॉक अगर रेस्ट में है इसका मतलब है फ्रिक्शन की वैल्यू अभी कितनी रही होगी, 10 न्यूटन रही होगी वहां पे। अब हमने क्या किया, ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उसको और इंक्रीज किया
और फोर्स हमने इंक्रीज करके 15 न्यूटन कर दिया। जब हमने फोर्स को और बढ़ाया तो ब्लॉक अभी भी रेस्ट में दिखाई देता है। इट मींस कि फ्रिक्शन यहां पे कितना डेवलप हो गया है, 15 न्यूटन डेवलप हो गया है। अब इन तीनों रिजल्ट को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों रिजल्ट को हम कंबाइन करके ये बोल सकते हैं कि जब ये ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और ब्लॉक की अगर स्लाइड करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है फ्रिक्शन जो रहेगा वो भी यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब मान लो इसी केस में हमने फोर्स को डिक्रीज कराना स्टार्ट कर दिया, तो जब मैंने फोर्स 15 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन कितना था, 15 न्यूटन था। अब अगले स्टेप में फोर्स को मैंने 15 न्यूटन से डिक्रीज करके 2 न्यूटन कर दिया। अब बताओ, फोर्स को अगर मैंने 2 न्यूटन कर दिया, इसका मतलब है ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी मैंने क्या करा दी, कम करा दी। अब ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी अगर कम होगी तो फ्रिक्शन भी वहां पे क्या होगा, कम होगा, और इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन आएगी। अब इन सभी रिजल्ट को कंबाइन करके हम ये बोल सकते हैं कि जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्लियर? जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोल रहे हैं। क्यों सेल्फ एडजस्टिंग बोल रहे हैं, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन अपने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करा सकता है या फिर फ्रिक्शन अपने मैग्नीट्यूड को क्या कर सकता है, डिक्रीज करा सकता है। अब जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं इससे हमें क्या चीज समझ में आ रही है, इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब डेवलप होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा जब ब्लॉक रेस्ट में होगा और उसकी स्लाइड करने की क्या होगी, टेंडेंसी होगी। नेक्स्ट चीज हमें क्या समझ में आती है कि जिस डायरेक्शन में ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी उसके जस्ट ऑपोजिट स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, डेवलप होगा। तीसरी चीज हमें क्या समझ में आती है कि अगर स्लाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी वहां पे क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा। अब मान लो फोर्स 2 न्यूटन था, 2 न्यूटन को हटा के हमने फिर से 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन भी यहां पे कितना डेवलप हो गया, 15 न्यूटन डेवलप हो गया। अब जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, फ्रिक्शन भी यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब कुछ टाइम बाद जैसे ही फोर्स हम 15 न्यूटन से एक्सीड कराते हैं तो ये ब्लॉक मेरा मोशन में आ जाता है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि फोर्स हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज कराएं और ब्लॉक हमेशा रेस्ट में रहेगा। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है प्रैक्टिकली जबकि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ब्लॉक 15 न्यूटन तक रेस्ट में था और जैसे ही हमने 15 न्यूटन से फोर्स को एक्सीड किया तो ये ब्लॉक मेरा क्या कर गया, स्लाइड कर गया। और ब्लॉक अगर स्लाइड कर गया इसका मतलब है फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक से किस में चेंज हो गया, काइनेटिक में चेंज हो गया। अब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जब तक ये ब्लॉक रेस्ट में था, जब तक ये ब्लॉक रेस्ट में था तब तक फ्रिक्शन का नेचर वहां पे क्या था, स्टैटिक था। और इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी डेवलप हुई है, 15 न्यूटन डेवलप हुई है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को वहां पे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो FL होता है, FL को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, इसकी वैल्यू इंक्रीज भी कर सकती है, इसकी वैल्यू डिक्रीज भी कर सकती है। लेकिन इस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। कई बार इसको हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर ना? अब देखो एक्सपेरिमेंटली ये रिजल्ट फाइंड आउट किया गया है कि जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है μs × n।
तो जो भी फ्रिक्शन है स्टैटिक, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एफ एल हो सकती है, और एफ एल होता है म्यू एस इंटू एन। एन रिप्रेजेंट करता है उस सरफेस की नॉर्मल जहां पे हम फ्रिक्शन क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं, या जहां पे हम फ्रिक्शन क्या कर रहे हैं? कंसिडर कर रहे हैं। जो म्यू एस होता है, म्यू एस को वहां पे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन यहां पे क्या है? एन है सरफेस की नॉर्मल। अब म्यू एस किस पे डिपेंड करता है? तो ये रिजल्ट याद रखना है कि जिस तरह से म्यू के डिपेंड करता है दोनों सरफेस के नेचर पे, सिमिलरली जो भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है दोनों सरफेस के नेचर पे। सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा, म्यू की वैल्यू उतनी क्या होगी? लार्ज होगी। सरफेस की रफनेस अगर कम है तो म्यू जो रहेगा, म्यू भी वहां पे क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एस इंटू एन। अब इन सभी रिजल्ट को हम कंबाइन करके ये बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये एक वेरिएबल फोर्स है, और इसकी रेंज कहां से कहां हो सकती है? इसकी रेंज ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल्स टू एफ एल। तो जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू एफ एल। तो कभी मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक है, तो हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है माइंड में कि अगर फ्रिक्शन स्टैटिक है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू 0 से लेके एफ एल तक कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। क्लियर? तो जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसकी हमें रेंज मालूम है, और उसकी रेंज होती है 0 से लेके एफ एल तक। क्लियर बात ना? अब इतना नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन के, स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में। अब देखो फिर से, अब यहां पे नेक्स्ट केस देखो, यहां पे कि मान लो ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया? एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। और अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि ब्लॉक अगर रेस्ट में है और उसकी कोई स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये चीज गिवन है यहां पे कि ब्लॉक का मास 10 kg है, फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी वैल्यू दी हुई है 0.5। तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक का मास 10 kg है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है, और इस ब्लॉक पे अब हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स F। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, अब मैं कुछ केस की बात कर रहा हूं। फर्स्ट केस में फोर्स कंसीडर करो 30 न्यूटन। तो फर्स्ट केस में हमने ब्लॉक के ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो बताना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब इससे पहले जो हमने केस कंसीडर किया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जब इस ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन इसके मूवमेंट को अपोज करता है। जिस डायरेक्शन में ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी उसके ऑपोजिट हमारा क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होता है। अब ये ब्लॉक ग्राउंड पे, ये जो ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये स्लाइड तभी करेगा जब अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा यहां पे। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? यहां पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू एस इंटू नॉर्मल। और यहां पे अगर नॉर्मल देखोगे तो वो किसके बराबर होगी? वो होगी mg के बराबर। m है 10, g भी कितना? 10। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया यहां पे? 50 न्यूटन। इसका मतलब है कि यहां पे जो ग्राउंड है, यहां पे जो ग्राउंड है वो ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम 50 न्यूटन तक का रेजिस्टेंस क्या कर सकता है? ऑफर कर सकता है। अब यहां पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया है 30 न्यूटन, ये 30 न्यूटन का फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है? कम है। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक हमारा रेस्ट में रहेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, तो आंसर मेरा क्या है? ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है। अब कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि फ्रिक्शन कितना डेवलप हुआ।
तो यहां पे अगर फ्रिक्शन डेवलप होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, स्टैटिक होगा। अब अगर फ्रिक्शन की बात कर रहा है तो देखो फ्रिक्शन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्राउंड पे खड़े होके हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, ग्राउंड पे खड़े होके हम ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं। अब जब हम ब्लॉक की स्टडी करते हैं तो ये ऑब्जर्वर डिफाइन करता है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर 0 है इसका मतलब ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यूज कर रहा है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स 0 कैसे होगा, एन को mg बैलेंस कर देगा, और फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन यहां पे कहां होगा, लेफ्ट की ओर होगा। ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शन किसके बराबर, अप्लाइड फोर्स के बराबर, और इस केस में अप्लाइड फोर्स कितना है, 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी निकल के आती है, फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आती है 30 न्यूटन। क्लियर ना। अब देखो होता क्या है, जब भी हम स्टैटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मेन जो रहता है वो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स का हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रिक्शन के, मान लो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं किसके, फ्रिक्शन के, तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक है कि काइनेटिक है। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक होगा। अगर दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन 0 है तो फ्रिक्शन का नेचर वहां पे कैसा होगा, स्टैटिक होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह डिटरमाइन करना पड़ता है कि फ्रिक्शन का नेचर है कैसा, फ्रिक्शन काइनेटिक डेवलप होगा या फिर फ्रिक्शन स्टैटिक डेवलप होगा। अगर फ्रिक्शन काइनेटिक है तो वहां पे लिखवाया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी, ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स अगर स्टैटिक है तो अगले स्टेप में उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं। एक तो मेथड क्या है, एक तो मेथड है कि हम न्यूटन्स के लॉ को यूज करें, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ भी यूज करते हैं, सेकंड भी यूज करते हैं, और कई बार हम थर्ड को भी वहां पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक मेथड है फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करने का कि हम न्यूटन्स के लॉ को यूज करें, और यहां पे जब मैंने फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट किया है तो मैंने न्यूटन्स के लॉ को ही क्या किया है, यूज किया है। क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब है कि अप्लाइड फोर्स अगर टुवर्ड्स राइट है तो फ्रिक्शन कहां होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। अब मान लो मैं एक और केस कंसीडर करता हूं, और नेक्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M, इसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया, और मैं क्या बोल रहा हूं, कैपिटल M और स्मॉल m इन दोनों के बीच का सरफेस रफ है। अब कैपिटल M ब्लॉक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब बताओ अगर मैं कैपिटल M ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो इससे पहले भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि अगर मैं एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक को लाके प्लेस करता हूं और नीचे वाले ब्लॉक को अगर मैं खींचने या पुल करने की कोशिश करता हूं तो 2 चीजें पॉसिबल होती हैं, या तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करते हैं या फिर ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। अब ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे या स्लाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर कि फोर्स की वैल्यू क्या है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो इस केस में दोनों ब्लॉक हमें एक साथ मूव करते हुए दिखाई देते हैं।
इसका मतलब है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैपिटल एम ब्लॉक अगर एक्स चलेगा तो स्मॉल एम ब्लॉक भी क्या होगा, एक्स चलेगा। और दोनों ब्लॉक अगर एक साथ चल रहे हैं तो दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी भी सेम होगी और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी यहां पे क्या होगा, सेम होगा। अब देखो, अगर मैं कैपिटल एम पे बैठ के स्मॉल एम को देख रहा हूं तो हमें कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में अगर स्मॉल एम को देखते हैं तो ब्लॉक का कोई रिलेटिव मोशन नहीं दिखाई देता है। और वहां पे क्या लिखवाया था कि अगर दोनों ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन का नेचर यहां पे कैसा होगा, स्टैटिक होगा। अब मुझे अगले स्टेप में स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो अब यहां पे हम यूज करेंगे न्यूटन्स के लॉ को। और कैसे यूज करेंगे, ग्राउंड पे खड़े हो जाओ और ग्राउंड पे खड़े होके हम स्मॉल एम ब्लॉक की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब ग्राउंड पे खड़े होके अगर तुम स्मॉल एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो हमें दिखाई देगा कैपिटल एम ब्लॉक की नॉर्मल ऊपर की ओर, दूसरा दिखाई देगा इस ब्लॉक का वेट। ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक कहां एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा, टुवर्ड्स राइट। अब ये ऑब्जर्वर यूज करेगा न्यूटन्स के सेकंड लॉ को। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या डिफाइन करता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा। और ये फोर्स कौन अप्लाई कर सकता है, ये फोर्स अप्लाई कर सकता है कैपिटल एम ब्लॉक का सरफेस। और कैपिटल एम ब्लॉक का सरफेस केवल दो फोर्स अप्लाई कर सकता है, एक अप्लाई कर सकता है नॉर्मल और दूसरा कौन सा बचा, फ्रिक्शन। तो इस केस में स्मॉल एम ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है। अब साथ में यूज करो न्यूटन्स का थर्ड लॉ। और न्यूटन्स के थर्ड लॉ में हमने क्या डिफाइन किया था कि अगर कैपिटल एम ब्लॉक स्मॉल एम ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आगे अप्लाई कर रहा है तो उतना ही फोर्स स्मॉल एम किस पे अप्लाई करेगा, कैपिटल एम पे अप्लाई करेगा। और एक्शन और रिएक्शन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो इस केस में स्मॉल एम ब्लॉक पे फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट है और कैपिटल एम ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। क्लियर है ना। तो यहां पे जब मैंने फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिटरमाइन किया है तो यहां पे मैंने यूज किया है न्यूटन का सेकंड लॉ भी और साथ में मैंने यूज किया है न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी। तो इन दोनों ही केस में बॉडी रेस्ट में थी रिलेटिवली और वहां पे हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ। दूसरा जो मेथड है फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करने का वो क्या है, वो है कि इमेजिन करो कि सरफेस मेरा कैसा है, स्मूथ है। ये चीज हम लोग इमेजिन कर रहे हैं या फिर एज्यूम करो। तो सबसे पहले एज्यूम करो कि सरफेस कैसा है, स्मूथ है। उसके बाद ये देखो कि ब्लॉक कहां जाने की कोशिश कर रहा है। जिस डायरेक्शन में ब्लॉक जाने की कोशिश करेगा उसके ऑपोजिट हम क्या अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शन। अब देखो नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को देखो। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है 0.5 kg है और ब्लॉक को हम प्रेस कर रहे हैं विथ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन अगेंस्ट दिस वॉल। अब सबसे पहले केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वॉल अगर फ्रिक्शनलेस होगी तो बताओ ब्लॉक का क्या होगा। क्लियर। जो भी ब्लॉक है ब्लॉक को हम प्रेस कर रहे हैं विथ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन अगेंस्ट दिस वॉल। अब हमें बताना है कि ये वॉल अगर फ्रिक्शनलेस होगी तो ब्लॉक का क्या होगा। अब देखो ब्लॉक का अगर मैं अभी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो फोर्सेस कौन कौन से शो करोगे, एक तो यहां पे शो करोगे ब्लॉक का फोर्स कितना 12 न्यूटन। जो वॉल रहेगी वॉल इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगी, नॉर्मल अप्लाई करेगी। ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, तो जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक परपेंडिकुलर टू वॉल मूव नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल किसके बराबर, अप्लाइड फोर्स के बराबर। और अप्लाइड फोर्स कितना 12 न्यूटन। तो इस केस में जो वॉल रहेगी वॉल कितनी नॉर्मल अप्लाई करेगी, 12 न्यूटन अप्लाई करेगी। अब साथ में यहां पे हम क्या शो करेंगे, साथ में हम यहां पे शो करेंगे ब्लॉक का वेट m × g।
तो यहां पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया ब्लॉक का वेट m इंटू जी, मास है 0.5, जी लो 10, तो m इंटू जी कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया यहां पे। अब बताओ ये वॉल अगर फ्रिक्शनलेस होगी तो नॉर्मल को तो F बैलेंस कर देगा, लेकिन ये जो वेट है mg इसको कोई फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पे हम कितना भी लार्ज फोर्स क्यों ना अप्लाई कर दें, ब्लॉक पे हमेशा रिजल्टेंट फोर्स बनेगा और ये रिजल्टेंट फोर्स कहां रहेगा, डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक के ऊपर हम कितना भी लार्ज फोर्स अप्लाई करें, ये ब्लॉक हमेशा नीचे की ओर जाएगा और इस ब्लॉक का यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा जी, क्योंकि जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक मूव कर रहा है अंडर इट्स ओन वेट। तो जो भी नेट फोर्स है वो है m इंटू जी, मास हटा दो, तो जो भी ब्लॉक है ब्लॉक का यहां पे फ्री फॉल होगा और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g होगा। अब अगले स्टेप में क्या बोल रहा है, अगले स्टेप में बोल रहा है कि वॉल और ब्लॉक के बीच का सरफेस रफ है और बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 0.5 और ये है म्यू एस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ओवर द ब्लॉक। ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक भी हो सकता है, ये फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक भी हो सकता है। तो एक तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस केस में फ्रिक्शन कितना डेवलप हुआ, दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, दूसरा हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। तो बताना है कि इस वॉल ने इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया। अब जब यहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या फिर ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। अब ये ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी कहां है, नीचे की ओर है। तो इस ब्लॉक के ऊपर अगर फ्रिक्शन डेवलप होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। अब ये ब्लॉक, ये जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगा, जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगा अगर mg ग्रेटर देन है किससे, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से, क्योंकि यहां पे ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे है। वॉल इस ब्लॉक के ऊपर क्या अप्लाई कर सकता है, फ्रिक्शन अप्लाई कर सकता है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है मेरा 0.5, नॉर्मल कितना है 12। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे डेवलप हो सकता है वो डेवलप हो सकता है 6 न्यूटन। तो जो भी वॉल है, वॉल ब्लॉक की स्लाइडिंग की टेंडेंसी को क्या करेगी, प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी। और ब्लॉक मैक्सिमम कितना जो भी वॉल है, वॉल इस ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अप्लाई कर सकती है, 6 न्यूटन अप्लाई कर सकती है। अगर mg ग्रेटर देन fl हुआ, अगर mg ग्रेटर देन fl हुआ तब तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा, लेकिन अगर mg fl से कम हुआ तब तो ये ब्लॉक कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो यहां पे अगर देखोगे तो mg की वैल्यू कितनी है 5 और फ्रिक्शन कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है 6 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि यहां पे हमारी कंडीशन क्या बन रही है कि mg इज लेस देन fl, और mg अगर लेस देन fl है इसका मतलब है कि ये ब्लॉक हमारा कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अब ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो अब हम यहां पे क्या यूज करेंगे, अब हम यहां पे यूज करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर अप्लाई करोगे तो नॉर्मल बैलेंस कर देगा F को, और फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन बैलेंस करेगा mg को, और उसकी वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 6 न्यूटन। लेकिन अभी इस केस में हमें फ्रिक्शन की कितनी जरूरत है, फ्रिक्शन की हमें जरूरत है केवल 5 न्यूटन की। तो जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू वहां पे कितनी होगी, 5 न्यूटन होगी। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि इस वॉल ने इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया। अब देखो अगर मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं तो ये नॉर्मल किसके कारण डेवलप हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है ड्यू टू द वॉल। तो नॉर्मल डेवलप हो रहा है वॉल के कारण, फ्रिक्शन भी डेवलप हो रहा है वॉल के कारण, लेकिन mg वॉल के कारण डेवलप हो रहा है क्या, mg डेवलप हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। F मेरा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो वॉल ने ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स अप्लाई किए हैं, एक अप्लाई किया है N
और दूसरा क्या अप्लाई किया है, फ्रिक्शन Fs। अब मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि टोटल फोर्स कितना अप्लाई किया है वॉल ने ब्लॉक के ऊपर, और अगर तुम इस तरह से लिख रहे हो कि N प्लस Fs, N कितना है, N है 12 न्यूटन, फ्रिक्शन 5, और अगर तुम लिख रहे हो 17 न्यूटन, तो रिजल्ट मेरा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि फोर्स मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो हमें उनके बीच का क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एंगल। तो जिन दो वेक्टर को ऐड करना है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यूज करो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे तुम क्या बोलोगे, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन दिस ब्लॉक, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर, एन का स्क्वायर 144, क्योंकि नॉर्मल हमारी 12 है, फ्रिक्शन कितना है 5, इसका स्क्वायर है 25, तो टोटल जो फोर्स वॉल ने अप्लाई किया है इस ब्लॉक के ऊपर वो यहां पे क्या है, 13 न्यूटन है। और ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का, और उसमें केवल यही पूछा गया था कि वॉल ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया। तो वॉल ने ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल भी अप्लाई किया है, वॉल ने ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन भी अप्लाई किया है, तो जो टोटल फोर्स है वो होगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं। अब देखो नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोल रहा है कि जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक का मास यहां पे कितना दिया है 0.5 kg, ब्लॉक का मास 0.5 kg है, सरफेस मेरा रफ है, और जो भी ब्लॉक है ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का एट एन एंगल 30 डिग्री। क्लियर? तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक का मास दिया है m की वैल्यू 0.5 kg है, म्यू मेरा 0.5 है, ब्लॉक के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स F की वैल्यू 20 न्यूटन है, और ये फोर्स मैंने अप्लाई किया एट एन एंगल 30 डिग्री। अब मुझे प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है, मुझे प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है फ्रिक्शनल फोर्स। तो बताना है कि इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। अब देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रिक्शन के, तो सबसे पहले हमें यह चेक करना पड़ता है कि फ्रिक्शन स्टैटिक है या फ्रिक्शन काइनेटिक है। अब फ्रिक्शन स्टैटिक कब रहेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक तभी रह पाएगा जब यह ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, और अगर यह ब्लॉक स्लाइड कर गया तो फ्रिक्शन का नेचर मेरा वहां पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा। अब अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं अभी, तो यहां पे क्या शो करूंगा, यहां पे शो करूंगा n, यहां पे हो गया m इंटू जी की वैल्यू कितनी, 5 न्यूटन। जो भी फोर्स मैंने F अप्लाई किया है, बताओ ये फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो रिजल्ट याद होगा वेक्टर में कि अगर हमें कोई भी वेक्टर गिवन है और हमें देखना है कि ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, तो वेक्टर के टेल पे हम लोग ओरिजिन को इमेजिन करते थे। अब बताओ अगर यहां पे तुम ओरिजिन इमेजिन करोगे तो ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, और वेक्टर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसका मतलब है उसका x कंपोनेंट अलोंग नेगेटिव x होगा और y कंपोनेंट क्या होगा, अलोंग पॉजिटिव y होगा। फिर ये भी रिजल्ट याद होगा, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ हमेशा क्या होता है, कॉस कंपोनेंट चलता है। तो इस फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 cos 30, और इसी फोर्स का एक और कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट होगा 20 sin 30। तो 20 cos 30 और 20 sin 30 इस फोर्स के कंपोनेंट है अलोंग नेगेटिव x एंड अलोंग पॉजिटिव y। 20 sin 30 होता है 1/2, पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, 10 न्यूटन निकल के आती है। अब ये ब्लॉक अगर रेस्ट में रहेगा तो पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, नॉर्मल किसके बराबर रहेगा, नॉर्मल बराबर रहेगा 20 cos 30 के। cos 30 1/2 है तो नॉर्मल की वैल्यू 10/3 न्यूटन है। फिर अब देखो इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, वेट कितना है 5 न्यूटन। तो बताओ ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी कहां है, ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी वर्टिकली अपवर्ड है। अब ये ब्लॉक ऊपर मूव कर पाएगा या नहीं मूव कर पाएगा, तो वो कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। और कैसे हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स।
तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो कि वॉल इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर सकता है वो कितना अप्लाई करेगा, वो अप्लाई करेगा μs इंटू एन, एन कितना 10√3। अगले स्टेप में क्या हो गया 5 इंटू √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.7 ले लेते हैं, तो 1.7 इंटू 5, तो अप्रोक्सीमेटली फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है 8.5 न्यूटन ऊपर की ओर लग सकता है, और ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये ब्लॉक नीचे तभी स्लाइड करेगा जब डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से क्या होगा ज्यादा होगा, और टोटल अपवर्ड फोर्स यहां पे कितना आ सकता है, तो यहां पे एक तो आ सकता है फ्रिक्शन कहां आएगा, ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी अपवर्ड है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम, फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहां पे नीचे की ओर पॉसिबल है। देखो एक नहीं है, जो भी ब्लॉक है ब्लॉक पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे की ओर फोर्स कितना है 5 न्यूटन, फ्रिक्शन नीचे की ओर बनेगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है 8.5 है। अब ये ब्लॉक ऊपर की ओर तभी जाएगा जब 10 न्यूटन का फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स से क्या होगा ज्यादा होगा। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लग सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स पॉसिबल है 5 प्लस 8.5 दैट इज कितना 13.5 न्यूटन। लेकिन ऊपर का जो फोर्स है वो कितना है 10 न्यूटन है, और ये 10 न्यूटन अगर इन दोनों फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से क्या है कम है, तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक ऊपर की ओर स्लाइड नहीं कर पाएगा। तो देखो ये ब्लॉक स्लाइड कब करेगा, स्लाइड करने की कंडीशन होगी व्हेन 10 न्यूटन इज ग्रेटर देन mg प्लस FL। अगर ऐसा होगा तब ये ब्लॉक क्या करेगा स्लाइड करेगा। लेकिन यहां पे वो क्या रहा है 10 न्यूटन लेस है FL प्लस mg से, इसका मतलब है कि ये ब्लॉक मेरा रेस्ट में रहेगा, और ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शन का नेचर कैसा हो गया स्टैटिक हो गया। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, अपवर्ड फोर्स 10, डाउनवर्ड फोर्स Fs प्लस कितना mg 5 है, mg की वैल्यू पुट करोगे तो फ्रिक्शन मेरा कितना निकल के आएगा 5 न्यूटन निकल के आएगा। तो इस केस में ब्लॉक मेरा रेस्ट में रहेगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है 8.5, लेकिन इस केस में फ्रिक्शन डेवलप होगा 5 न्यूटन और उसका डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड होगा। अब देखो यहां पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ रहा है कि ये ब्लॉक रेस्ट में है या फिर ये ब्लॉक मोशन में है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं फ्रिक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी होता है, और नेक्स्ट मेथड में हम लोग करते क्या है, अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्लॉक मूव कर रहा है या फिर ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक रेस्ट में है। तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सेकेंड मेथड को फॉलो कर लो। सेकेंड मेथड में हम एजम्पशन लेते हैं कि ये ब्लॉक कैसा है रेस्ट में है, फिर उसके बाद हम यूज करते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को, फिर अगले स्टेप में हम डिटरमाइन करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि ब्लॉक रेस्ट में है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, फाइंड आउट करो फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये जो फ्रिक्शन तुमने डिटरमाइन किया है इसको कंपेयर करो किससे, लिमिटिंग से। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन FL है तो हमारा एजम्पशन सही है, इसका मतलब है कि ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन FL है, इसका मतलब है कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है और ये ब्लॉक क्या कर रहा है स्लाइड कर रहा है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से लेके FL तक कुछ भी पॉसिबल होती है। तो इसी मेथड को अगर मुझे यहां पे अप्लाई करना है तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, मैंने एजम्पशन ले लिया कि ब्लॉक मेरा कैसा है रेस्ट में। अब फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल बैलेंस कर रहा है 10√3 को। तो जो भी नॉर्मल है नॉर्मल बैलेंस कर रहा है 10√3 को। फिर नीचे की ओर फोर्स कितना है, नीचे की ओर फोर्स है mg, और mg कितना है 5 न्यूटन है यहां पे। फिर ऊपर की ओर फोर्स कितना है, ऊपर की ओर फोर्स है 20 sin 30 दैट इज कितना 10 न्यूटन।
अब ये ब्लॉक अगर रेस्ट में रहेगा तो अपवर्ड फोर्स अगर 10 न्यूटन है, नीचे का फोर्स 5 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन कहां आएगा? नीचे की ओर आएगा। अब फर्स्ट लॉ यूज करोगे तो 10 किसको बैलेंस करेगा? 10 बैलेंस करेगा Fs प्लस mg को। सबकी वैल्यू पुट करोगे तो Fs कितना निकल के आ गया? 5 न्यूटन। अब कैसे हम बोलें कि हमारा एजम्पशन सही है? तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है इसको कंपेयर करो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। अब बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है? 8.5। और अभी कितना निकल के आ रहा है? Fs। और Fs अगर लेस देन Fl है इसका मतलब हमारा एजम्पशन सही है। तो जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? सेकंड मेथड भी। तो इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे डिस्कस कर। अब देखो नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि अगेन ब्लॉक का मास 0.5 kg है, म्यू कितना है? 0.5 है। ब्लॉक को हम प्रेस कर रहे हैं विथ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन अगेंस्ट दिस वॉल। अब इस ब्लॉक के ऊपर हम 12 न्यूटन का फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं। इन एडिशन टू दिस फोर्स वी आर ऑल्सो अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज ऑफ 20 न्यूटन। क्लियर? तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के ऊपर हम 12 न्यूटन का फोर्स तो अप्लाई कर ही रहे हैं और साथ में हम एक और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का। और ये जो फोर्स है ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल टू द क्या है? वॉल है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि विल द ब्लॉक मूव और नॉट। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि ये ब्लॉक मूव करेगा या मूव नहीं करेगा, और अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो इन विच डायरेक्शन द ब्लॉक विल मूव। अब देखो 12 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी मैंने शो किया है। अब मुझे 20 न्यूटन का फोर्स भी क्या करना है? अप्लाई करना है। और ये फोर्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू द वॉल है। तो मान लो ये मेरी वॉल है, या फिर ऐसा इमेजिन करो कि ये मेरी वॉल है। अब इस वॉल पे अगर मैं पेन इस तरह से प्लेस करता हूं तो ये पेन कैसा है? ये जो पेन है ये पेन पैरेलल टू दिस वॉल है, लेकिन ये पेन कैसा है? वर्टिकल है। तो इस तरह से जब मैं पेन को लाके प्लेस करता हूं तो दिस पेन इज पैरेलल टू द वॉल, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा है? वर्टिकली अपवर्ड है। अब यही वॉल है और इस पे अगर मैं पेन को इस तरह से लाके प्लेस करता हूं तो ये पेन कैसा है? ये पेन पैरेलल टू दिस वॉल है और इसका डायरेक्शन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। इसको हम ऐसा ही समझ सकते हैं कि ये मेरी वॉल है। अब मैंने इस तरह से पेन को लाके प्लेस किया तो ये पेन कैसा है? ये पेन पैरेलल टू दिस वॉल है और वर्टिकल है। लेकिन इसी पेन को अगर मैं इस तरह से लाके प्लेस कर रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल टू दिस वॉल है। तो डायग्राम को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे ये हो गई एक्स एक्सिस, यहां पे हो गई वाई एक्सिस, देखो इसी तरह से डायग्राम होगा कि नहीं होगा? यहां पे जो भी एफ डैश है 20 न्यूटन का फोर्स है वो पैरेलल टू दिस क्या है? वॉल है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बोला है कि हम दोनों मेथड में से कोई मेथड क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड था उसमें क्या था? मैंने बोला था कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एज्यूम कर लो कि ब्लॉक कैसा है? रेस्ट में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे एफएल से। अब सबसे पहले देखो कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो ये जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक परपेंडिकुलर टू दिस वॉल तो मूव कर नहीं सकता, और ये ब्लॉक अगर परपेंडिकुलर टू दिस वॉल मूव नहीं कर सकता है तो नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा? नॉर्मल बैलेंस करेगा 12 न्यूटन को। अब बताओ कौन कौन से फोर्स हैं जो ब्लॉक को मूव करा सकते हैं? तो एक तो mg है जो ब्लॉक को मूव करा सकता है नेगेटिव y के अलोंग, और दूसरा मेरा 20 न्यूटन का फोर्स है जो ब्लॉक को मूव करा सकता है अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो अगर मैं xy प्लेन में अगर देख रहा हूं, वॉल को मैंने xy प्लेन कंसीडर किया है, तो अगर मैं xy प्लेन में देखूंगा तो इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस हैं जो ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो है mg और दूसरा मेरा वहां पे फोर्स क्या है? f डैश है।
अब बताओ ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये ब्लॉक मूव उसी डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा होगा, और ये रिजल्टेंट किसका है, ये रिजल्टेंट mg और f डैश का है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। mg का 25 होगा और f डैश का 400। तो रिजल्टेंट फोर्स मेरा आ गया वहां पे 425, और रूट 425 का अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या मान लिया, अप्रोक्सीमेटली मैंने 21 न्यूटन एज्यूम कर लिया। ये वैल्यू 20 से तो ज्यादा ही निकल के आएगी, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने मान लिया कि वैल्यू कितनी आ रही है, 21 न्यूटन आ रही है। अब बताओ ये ब्लॉक रेस्ट में कैसा रह पाएगा, तो ये ब्लॉक तभी रेस्ट में रह पाएगा जब नॉर्मल बैलेंस करेगा अप्लाइड फोर्स को, और mg और f डैश का जो रिजल्टेंट होगा उसको कौन बैलेंस कर देगा, उसको बैलेंस कर देगा फ्रिक्शन। तो इस केस में ब्लॉक की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मूव करने की है, और ये ब्लॉक तभी रेस्ट में रह पाएगा जब कोई फोर्स इसके ऑपोजिट होगा, और वो फोर्स मेरा यहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अब ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शन कितना निकल के आएगा, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर निकल के आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी, जो भी फ्रिक्शन रहेगा वो रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू कितनी, 21 न्यूटन। अब कैसे हम बोले कि हमारा एजम्पशन सही है कि गलत है, तो हम किस वैल्यू को कैलकुलेट करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था μs इंटू एन, और n किसके बराबर है, 12 न्यूटन के बराबर है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे 6 न्यूटन लग सकता है, और ये जो मैंने फ्रिक्शन फाइंड आउट किया है इसकी वैल्यू FL से ज्यादा निकल के आ रही है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी FL से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमारा एजम्पशन जो है वो यहां पे रॉन्ग है। तो इस केस में जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक मूव करेगा। अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ब्लॉक मूव करेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या होगा, mg और f डैश का रिजल्टेंट होगा। मान लो रिजल्टेंट कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, इसका कितना 20। तो ये मेरा यहां पे क्या होगा, डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में ब्लॉक क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि यस द ब्लॉक विल मूव। किस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा, तो ब्लॉक मूव करेगा हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा यहां पे 1/4। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि f डैश जो डायरेक्शन है उससे इतने एंगल पे ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अगर मुझे वर्टिकल से एंगल कैलकुलेट करना होगा, तो वर्टिकल से एंगल कैलकुलेट करो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर वर्टिकल से एंगल मेजर करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी tan थीटा डैश इक्वल्स टू 4। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। अब देखो नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोल रहा है कि यहां पे क्यूब है। जो भी क्यूब है, क्यूब के अंदर हमने क्या किया है, ब्लॉक को लाके प्लेस किया है। ब्लॉक का मास दिया है 2 kg। साथ में ये भी मेंशन कर रहा है कि ब्लॉक और क्यूब इन दोनों के बीच का सरफेस रफ है, और म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.8। अब देखो आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कई बार क्वेश्चन में ना तो म्यू एस मेंशन करता है ना म्यू के मेंशन करता है, वहां पे केवल म्यू की वैल्यू देता है। तो इसका मतलब है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो म्यू एस को भी हम म्यू लेके चलेंगे, और म्यू के को भी हमें क्या लेके चलना है, म्यू लेके चलना है। तो क्वेश्चन में अगर केवल म्यू गिवन है तो इसका मतलब म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू हमें सेम लेके चलना है। वैसे तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती, दोनों की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन यहां पे हम लोग म्यू एस और म्यू के की वैल्यू 0.8 लेके चलेंगे। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्यूब के अंदर ब्लॉक को लाके प्लेस किया है, ब्लॉक और क्यूब के बीच का सरफेस रफ है, और जो भी क्यूब है ये क्यूब मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है 2t i कैप प्लस 3t j कैप, वेयर t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम इन सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस क्यूब ऑन द ब्लॉक।
तो क्वेश्चन में बताना है कि जो भी ये क्यूब है, ये क्यूब इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? तो देखो, जब ये क्यूब मूव करेगा तो दो ही चीजें पॉसिबल हैं, या तो ये ब्लॉक क्यूब के अंदर रेस्ट में रहेगा, या फिर ये ब्लॉक क्यूब के अंदर क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। और मैंने क्या बोला था, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एजम्पशन लेके चलो कि बॉडी कैसी है, एट रेस्ट है। तो हम एजम्पशन लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर इस क्यूब के अंदर बैठा है उसको ये ब्लॉक कैसा दिखाई दे रहा है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है। अब बताओ, क्यूब के रेस्पेक्ट में अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको ब्लॉक और क्यूब दोनों कैसे मूव करते हुए दिखाई देंगे, एक साथ मूव करते हुए दिखाई देंगे। अब जो भी क्यूब है, क्यूब की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और ये वेलोसिटी क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। तो अगर मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है 2t i कैप प्लस 3t j कैप, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। तो इस इक्वेशन को टाइम के साथ क्या करो, डिफरेंशिएट करो। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें 2, t का डिफरेंशिएशन कितना 1, फिर 3, t का डिफरेंशिएशन 1। तो जो भी पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन आता है 2i कैप प्लस 3j कैप। अब देखो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर 2i कैप प्लस 3j कैप है, इसका मतलब अगर क्यूब का एक्सेलरेशन 2i कैप प्लस 3j कैप है, इसका मतलब है ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये क्यूब एक तो एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा अलोंग x विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में इसको एक्सेलरेट करते हुए दिखाई देगा अलोंग y विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्यूब के रेस्पेक्ट में अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो इसका मतलब है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्यूब और ब्लॉक दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे। जो एक्सेलरेशन यहां पे क्यूब का होगा वही एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर को किसका दिखाई देगा, इस ब्लॉक का दिखाई देगा। अब ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक की जब स्टडी करेगा तो यहां पे एक तो शो करेगा नॉर्मल n mg, इसको एक्सेलरेशन y के अलोंग भी दिखाई दे रहा है, इसको एक्सेलरेशन x के अलोंग भी दिखाई दे रहा है। तो ये ऑब्जर्वर यूज करेगा न्यूटन के सेकेंड लॉ को, और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, वो फोर्स प्रोवाइड करेगा क्यूब का सरफेस। और क्यूब का सरफेस एक तो नॉर्मल प्रोवाइड कर सकता है, दूसरा क्या प्रोवाइड कर सकता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम स्टैटिक लेके चलेंगे क्योंकि अभी हमने अजम्पशन क्या लिया है कि जो भी ब्लॉक है वो है एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस क्यूब। अब ये ऑब्जर्वर जब इक्वेशन लिखेगा तो पहली इक्वेशन लिखेगा n माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू ए वाई। सबकी वैल्यू पुट करो, जी लो 10, मास है कितना 2 kg, इसको उधर लेके जाओगे तो 20 प्लस 2 इंटू ए वाई कितना 3, तो नॉर्मल यहां पे कितना निकल के आ गया 26 न्यूटन। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे मिलेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू मिलेगी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 2 kg, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस वो भी कितना है 2, तो फ्रिक्शन यहां पे आ सकता है 4 न्यूटन। तो इस केस में फ्रिक्शन कितना डेवलप हो रहा है 4 न्यूटन। अब कैसे हम बोले कि हमारा असम्पशन सही है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करें, हम लोग फाइंड आउट करें फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू है हमारा कितना 0.8 और नॉर्मल कितना हो गया 26। तो रिजल्ट अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो रिजल्ट यहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 8/26 अपॉन 10, और कैलकुलेट करके देखोगे तो ये हमारा यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकल के आएगा, और ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू 4 से क्या होती है ज्यादा निकल के आएगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अगर चेक करोगे तो कितना हो गया 2.6, और 2.6 इंटू 8, तो ये वैल्यू जो आएगी वो 16 से क्या होगी ज्यादा ही होगी। तो
फ्रिक्शन यहां पे डेवलप हुआ 4 न्यूटन, और यहां पे जो फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है वो वैल्यू डेवलप हो सकती है 16 के ऊपर डेवलप हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा एजम्पशन यहां पे सही है, और जो ब्लॉक है ये ब्लॉक कैसा रहेगा, ये ब्लॉक रहेगा एट रेस्ट में विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्यूब। अगर ये रेस्ट में है, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, नॉर्मल की वैल्यू आ रही है 26, फ्रिक्शन कितना आ गया 4 न्यूटन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्यूब ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया, तो नॉर्मल भी अप्लाई करी है क्यूब ने, फ्रिक्शन भी अप्लाई किया है क्यूब ने, तो क्यूब ने जो टोटल फोर्स अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस, तो जो टोटल फोर्स बन रहा है क्यूब का ब्लॉक के ऊपर तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो, यही हमारा यहां पे क्या है आंसर है। क्लियर हुआ। तो जो भी क्यूब रहेगा, क्यूब इस ब्लॉक के ऊपर इतना फोर्स यहां पे क्या कर रहा होगा, अप्लाई कर रहा होगा। नोट डाउन करो इसको यहां पे। देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आईआईटी में 2000 या ईयर 2001 में आ भी चुका है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि देयर इज एन हेमिस्फेरिकल बॉल, तो यहां पे एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस कितना है आर है। इस हेमिस्फेरिकल बॉटम के, इस हेमिस्फेरिकल के बॉटम के, इस हेमिस्फेरिकल के बॉटम पे यहां पे एक इंसेक्ट है, और ये जो भी इंसेक्ट है ये इंसेक्ट इस हेमिस्फेरिकल बॉल में क्या कर रहा है, क्रॉल कर रहा है। क्वेश्चन में साथ में यही मेंशन कर रहा है कि इंसेक्ट और बॉल इन दोनों के बीच का सरफेस रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। अब जब ये इंसेक्ट क्रॉल करेगा तो कुछ टाइम बाद इंसेक्ट क्रॉल करता हुआ यहां कहीं पहुंच जाएगा, और किसी टाइम पे उसने एंगल कितना फॉर्म कर लिया, एंगल फॉर्म कर लिया थीटा। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था आईआईटी में, उसमें पूछा गया था कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल, यानी हमें फाइंड आउट करना था कि ये जो इंसेक्ट है ये मैक्सिमम कितने एंगल तक, ये मैक्सिमम कितना एंगल कवर कर सकता है। क्योंकि होता क्या है, जब ये प्रैक्टिकली इंसेक्ट क्रॉल करता है तो इंसेक्ट ऊपर जाता है, और एक टाइम आता है जब इंसेक्ट स्लाइड करके फिर से कहां पे आ जाता है, बॉटम पे आ जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो भी इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट जब क्रॉल करेगा तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। अब देखो सबसे पहले हमें किस चीज के बारे में ध्यान देना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है इस वर्ड के बारे में। अगर फिजिक्स में कभी बोल रहा है कि कोई बॉडी क्रॉल कर रही है, इट मींस कि जो भी बॉडी है ये मूव कर रही है स्लोली, और कोई बॉडी अगर स्लोली मूव कर रही है तो इसका मतलब होता है फिजिक्स में कि बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है और बॉडी पे नेट फोर्स भी क्या है, 0 है। तो जब यहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, लेकिन यहां पे हमें इंसेक्ट की वेलोसिटी को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। हमेशा ये मानते हुए चलना है कि इंसेक्ट कैसा मूव कर रहा है, इंसेक्ट मूव कर रहा है स्लोली, एक्सेलरेशन 0 है, तो हमेशा नेट फोर्स क्या होगा, 0 रहेगा। अब किसी टाइम पे इंसेक्ट अगर क्रॉल करके थीटा एंगल पे आ चुका है, और उस टाइम पे मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो एक तो मैं शो करूंगा उसका वेट जो कि कहां एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड। फिर जो भी इंसेक्ट है उसके साइज को नेग्लेक्ट करो। अगर इंसेक्ट के साइज को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो अब ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल रहेगा वो इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, नॉर्मल अप्लाई करेगा। और स्फेयर के किसी पॉइंट पे अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगी, सेंटर से, तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पे ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखो हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है कि जो भी इंसेक्ट है उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नॉर्मल किसको बैलेंस करते हुए चल रहा है, नॉर्मल बैलेंस करते हुए चल रहा है mg cos थीटा को, और n को हम mg cos थीटा के बराबर इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हमने उसकी इंसेक्ट की वेलोसिटी को क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है। अगर इंसेक्ट की वेलोसिटी होती तो फिर ये इक्वेशन हमारी एप्लीकेबल नहीं होती,
वो आगे देखोगे सर्कुलर मोशन में कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वहां पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स की भी क्या करते हैं, बात करते हैं। लेकिन यहां पे वेलोसिटी को हमने नेग्लेक्ट किया है, तो यहां पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को। अब बताओ mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? तो आंसर है यहां पे कि फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो इंसेक्ट को क्रॉल करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ये अगर मेरा सरफेस है और इस सरफेस पे अगर मैं इस तरह से क्रॉल करने की कोशिश करता हूं, तो बताओ मैं सरफेस को कहां खींच रहा हूं, सरफेस को मैं पीछे की ओर खींच रहा हूं या सरफेस को मैं नीचे की ओर खींच रहा हूं। और सरफेस को अगर मैं नीचे की ओर खींचूंगा तो सरफेस फिंगर के ऊपर फ्रिक्शन कहां अप्लाई करेगा, ऊपर की ओर अप्लाई करेगा। तो इस केस में जो फ्रिक्शन रहेगा वो ऊपर की ओर होगा। फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और नॉर्मल पे परपेंडिकुलर क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा को। तो नॉर्मल को बैलेंस कर दिया mg cos थीटा ने, फ्रिक्शन को किसने बैलेंस किया, फ्रिक्शन को बैलेंस कर दिया mg sin थीटा ने। अब बताओ जैसे जैसे ये इंसेक्ट ऊपर की ओर जाएगा, बताओ थीटा का क्या होगा। जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर की ओर क्रॉल करेगा तो थीटा जो है वो हमारा यहां पे इंक्रीज करेगा, और थीटा अगर इंक्रीज करता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो mg साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। और फ्रिक्शन में क्या डिफाइन किया था कि अगर mg साइन थीटा इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन की स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे की ओर बढ़ेगी, और स्लाइड करने की टेंडेंसी अगर बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी यहां पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर की ओर जाता है mg साइन थीटा इंक्रीज करता है, फ्रिक्शन भी यहां पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और एक टाइम आता है जब ये फ्रिक्शन हमारा लिमिटिंग हो जाता है। अब इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे FL। एक टाइम आया जब ये फ्रिक्शन मेरा क्या बन गया, जब ये फ्रिक्शन बन गया मेरा लिमिटिंग। तो जो भी FL रहेगा, FL अब किसके बराबर हो जाएगा, mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर FL mg साइन थीटा के बराबर है, और साथ में FL को हम लोग क्या लिखते हैं, FL को हम लिखते हैं μs इंटू n। n किसके बराबर है, n mg cos थीटा के बराबर है। तो n की जगह पुट कर दो mg cos थीटा, तो रिजल्ट हो जाएगा μs mg cos थीटा इक्वल्स टू mg sin थीटा। क्लियर हुआ। तो जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर जाएगा mg sin थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा जब ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। तो उस टाइम पे FL mg sin थीटा के बराबर, n mg cos थीटा के बराबर। FL की जगह हमने पुट कर दिया μs इंटू n, तो यहां से हमें रिजल्ट निकल के आता है tan थीटा इक्वल्स टू μs, या फिर हम बोलेंगे tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। तो ये जो मैक्सिमम एंगल है जो इंसेक्ट ने वर्टिकल के साथ क्या किया है, मेजर किया है, तो उस मैक्सिमम एंगल की वैल्यू कितनी है, म्यू है। अब देखो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था वहां पे कि ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ सकता था कि इंसेक्ट ने मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करी, क्योंकि जैसे जैसे इंसेक्ट क्रॉल करता है एक टाइम बाद आता है जब इंसेक्ट स्लाइड करके वापस क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो अगर मुझे एच मैक्स फाइंड आउट करना होता तो मैं क्या करता, ये डिस्टेंस मेरा y, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना r, तो पहले हम रिजल्ट क्या यूज करते हैं, cos थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, और वो होता y अपॉन r। अब जो भी एच मैक्स होगा, मैक्सिमम हाइट होगी मेरी r माइनस वाई, तो ये हो जाएगा r माइनस वाई का मतलब हो गया r cos थीटा। r की वैल्यू बाहर निकल के आएगी, रिजल्ट हो गया 1 माइनस cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर म्यू है, बेस मेरा 1 है, तो ये रिजल्ट आ गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो cos थीटा कितना निकल के आ गया, cos थीटा निकल के आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो मैक्सिमम हाइट जो ये इंसेक्ट क्रॉल कर सकता है वो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
म्यू स्क्वायर। तो यही हमारी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम हाइट है जो इंसेक्ट ने क्या की होगी, गेन की होगी इस केस में। इसके बाद जैसी हाइट बढ़ेगी इंसेक्ट स्लाइड करके वापस कहां पहुंच जाएगा, उसके बॉटम पे पहुंच जाएगा। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करो अब जरा। अब देखो नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को देखो, ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, बहुत सारी बुक में दिया हुआ है और कुछ एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और कुछ तो एग्जाम ऐसे होते हैं स्टेट इंजीनियरिंग के जहां पे क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेबल है, टेबल के ऊपर हमने एक चेन को लाके प्लेस किया, चेन का मास m है, चेन की लेंथ l है। चेन और टेबल इन दोनों के बीच का सरफेस रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। अब बताओ अगर टेबल रफ है और इस रफ टेबल पे अगर हम चेन को लाके इस तरह से प्लेस करते हैं तो दो ही चीजें पॉसिबल होती हैं। जैसे हम चेन को छोड़ेंगे या तो ये चेन स्लाइड कर जाती है या फिर ये चेन मेरी कैसी रहती है, रेस्ट में रहती है। और चेन रेस्ट में कब रहती है, चेन रेस्ट में तभी रह पाती है जब y की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो अगर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करें और y की वैल्यू हम बहुत स्मॉल रखें तो उस केस में हमें दिखाई देता है चेन रेस्ट में। y को हम बढ़ाते जाएं, y क्या है, y हैंगिंग पार्ट की लेंथ। अगर हम हैंगिंग पार्ट की लेंथ को बढ़ाते जाएं तो चेन हमेशा रेस्ट में नहीं रहती है। एक इंस्टेंट ऐसा आता है जब ये चेन वहां पे क्या कर जाती है, स्लाइड कर जाती है। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है y की मैक्सिमम वैल्यू। तो बताना है कि हम मैक्सिमम कितनी लेंथ चेन की यहां पे क्या कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। अब देखो जब सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे हैंगिंग पार्ट का। अब बताओ हैंगिंग पार्ट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसका यहां पे क्या होगा, वेट होगा। अब वेट कैसे मिलेगा, तो चेन का टोटल मास कितना है, m। अगर मैं लिख रहा हूं m/l तो m/l रिप्रेजेंट करता है यूनिट लेंथ का मास। तो चेन की अगर मैं यूनिट लेंथ लूंगा तो उसका मास m/l होगा। अभी यहां पे लेंथ कितनी है, y, तो इसका मास कितना, m/l इंटू y इंटू साथ में क्या आ गया, g। तो जो हैंगिंग पोर्शन है ये इस हैंगिंग पोर्शन का क्या होगा, वेट होगा। साथ में हम क्या शो करेंगे, साथ में यहां पे टेंशन T भी आएगा लिंक का। अब इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, इक्वेशन लिखी जाएगी ये पोर्शन रेस्ट में है तो T किसके बराबर, m/l इंटू जी इंटू वाई के बराबर, ये हो गई इक्वेशन 1। अब अगले स्टेप में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो चेन की उस पार्ट का जो कहां पे है, टेबल पे है। अब टेबल पे जो पार्ट होगा उस पे एक तो लगेगा वेट, वेट कितना होगा, तो वेट होगा m/l, ये तो गया यूनिट लेंथ का मास। अब जो चेन का पार्ट टेबल पे है उसकी लेंथ कितनी है, l माइनस वाई इंटू क्या हो गया, g। साथ में इसके ऊपर आएगी टेबल की नॉर्मल और इस डायरेक्शन में आएगा टेंशन T। अब देखो यहां पे टेंशन ऊपर की ओर है, यहां पे टेंशन क्या है, राइट की ओर। तो ध्यान रखना चेन हमारी रिजिड बॉडी नहीं है, चेन हमारी कैसी बॉडी है, चेन हमारी नॉन रिजिड बॉडी है। तो इस जगह जो लिंक आएगी, इस जगह जो लिंक आएगी, लिंक का मतलब है कि एक यहां पे तार टाइप का होगा या केबल टाइप की होगी। तो यहां पे टेंशन ऊपर की ओर आ जाएगा और इस साइड टेंशन कहां जाएगा, राइट की ओर आ जाएगा। अब ये पार्ट मेरा रेस्ट में है तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब यहां पे क्या एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। अब ये पोर्शन अगर रेस्ट में है तो T किसके बराबर होगा, T होगा Fs के बराबर। अब इस रिजल्ट को देखो, जो भी टेंशन है, टेंशन किस पर डिपेंड कर रहा है, टेंशन डिपेंड कर रहा है y पे। तो जैसे जैसे y यहां पे इंक्रीज करेगा टेंशन इंक्रीज करेगा, टेंशन इंक्रीज करेगा तो चेन की स्लाइड होने की टेंडेंसी बढ़ेगी और स्लाइड होने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक टाइम आएगा जब फ्रिक्शन वहां पे क्या हो जाता है, लिमिटिंग हो जाता है। तो अगले स्टेप में अब इक्वेशन हो जाएगी Fl किसके बराबर, T के बराबर। अब Fl कितना होता है, Fl होता है म्यू इंटू n, और n किसके बराबर है, n है m/l इंटू जी इंटू एल माइनस वाई। T किसके बराबर, m/l इंटू जी इंटू वाई। तो रिजल्ट क्या बनता है, रिजल्ट बनता है म्यू इंटू एल माइनस वाई, है ना। mgl कैंसिल आउट होगा, बचेगा केवल कितना, y। अब टर्म को सेपरेट आउट करोगे
तो y की वैल्यू निकल के आती है म्यू इंटू एल, म्यू इंटू वाई उधर लेके जाओ तो म्यू इंटू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये यहां पे चेन की मैक्सिमम लेंथ है जो हम टेबल पे क्या कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। अगर y की वैल्यू इससे क्या है, अगर यहां पे y की वैल्यू इससे कम होगी, अगर y की वैल्यू इससे कम है तब तो चेन हमारी रेस्ट में रहेगी, और y की वैल्यू अगर इससे ज्यादा हुई तो ये चेन हमारी क्या होगी, टेबल से स्लाइड कर जाएगी। क्लियर? तो नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है 10 kg। इस ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस किया है, इन दोनों के बीच का सरफेस रफ है और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 है। अब इस ब्लॉक से हमने कनेक्ट कर दिए पुली, और पुली से हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग का एक एंड यहां पे कैपिटल एम ब्लॉक से कनेक्टेड है और दूसरा एंड कनेक्टेड है स्मॉल एम ब्लॉक से। कैपिटल एम और स्मॉल एम ब्लॉक इनके बीच का भी सरफेस रफ है और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम हमारा रेस्ट में है या फिर ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक मेरा यहां पे क्या है, या ये जो पूरा मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में है। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट द सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। कि होता क्या है, अगर मैं यहां पे ब्लॉक को लाके हैंग कर रहा हूं और ब्लॉक के मास को बढ़ाते जा रहा हूं, तो जब ब्लॉक के मास को बढ़ाऊंगा तो हमेशा कैपिटल एम ब्लॉक रेस्ट में नहीं रहता है। अगर मास बहुत ज्यादा होता है तो उस केस में कैपिटल एम ब्लॉक क्या कर जाता है, स्लाइड कर जाता है। तो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जिसके लिए कैपिटल एम ब्लॉक कैसा रहे, रेस्ट में रहे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। टेंशन यहां पे शो करोगे अवे फ्रॉम पुली। देखो यही टेंशन का डायरेक्शन है कि नहीं है। अब जो भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक कैसा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो ये ऑब्जर्वर एक तो शो करेगा टेंशन T, दूसरा क्या शो करेगा, दूसरा शो करेगा इसका वेट। अब देखो जब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है तो डायग्राम में मुझे स्मॉल m ब्लॉक कैपिटल M के क्या होता है, कांटेक्ट में दिखाई देता है। और जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो वहां पे हम नॉर्मल की बात करते हैं। लेकिन नॉर्मल कब डेवलप होती है, नॉर्मल डेवलप होती है जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं और कांटेक्ट में आने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, प्रेस करनी चाहिए। तो डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है। अब मान लो मैंने यहां पे इसके ऊपर नॉर्मल अप्लाई कर दिया। अगर दोनों बॉडी कांटेक्ट में होगी तो यहां पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, नॉर्मल अप्लाई कर दिया। अब फ्रिक्शन भी होना चाहिए, तो मान लो ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे की ओर है, तो मैंने फ्रिक्शन कहां अप्लाई कर दिया, ऊपर की ओर अप्लाई कर दिया। अब बताओ अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो सही है क्या, कि ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को दोनों ही ब्लॉक रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं हो पा रहा है क्योंकि mg तो बैलेंस हो जाएगा T प्लस फ्रिक्शन की F' S है, लेकिन नॉर्मल मेरा अनबैलेंस्ड फोर्स है जिसको कोई भी फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो नॉर्मल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और नॉर्मल अगर 0 है इसका मतलब है कि ये दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में रह ही नहीं पाएंगे। और दोनों ब्लॉक अगर कांटेक्ट में नहीं रह पाए तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन रह पाएगा क्या, कि फ्रिक्शन की हम बात तभी करते हैं जब दोनों बॉडीज क्या होती है, कांटेक्ट में होती है। तो डायग्राम में जरूर ऐसा दिख रहा है कि दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में हैं, लेकिन जब हम न्यूटन्स के लॉ को यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल हमारे लिए क्या निकल के आती है, 0 निकल के आती है। तो ब्लॉक पे केवल शो किया जाएगा T mg, ब्लॉक रेस्ट में है तो T किसके बराबर, mg के बराबर। अब अगले स्टेप में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, किसका, कैपिटल M ब्लॉक का। कैपिटल M ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो शो करोगे mg,
दूसरी क्या शो करोगे, दूसरी शो करोगे ग्राउंड की नॉर्मल। फिर यहां पे पुली है तो पुली के कारण यहां पे टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी, और यहां पे भी क्या हो गया, टेंशन टी। अब ये जितने भी टेंशन है ये ब्लॉक को कहां स्लाइड कराएंगे, राइट की ओर। ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे फ्रिक्शन कहां होगा, पीछे की ओर। अब इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, इक्वेशन लिखी जाएगी 2t किसके बराबर, इस 2t फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, ग्राउंड का फ्रिक्शन। और यहां पे अगर देखोगे तो चेक करो n डैश किसको बैलेंस करेगा, n डैश ऊपर की ओर है और ये mg और t नीचे की ओर है, तो n डैश बैलेंस करेगा mg प्लस t को। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। देखो यही कि नहीं है, 2t बैलेंस करेगा fs को और n डैश बैलेंस करेगा mg प्लस t को। अब रिजल्ट देखो यहां पे, टेंशन किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन डिपेंड कर रहा है इस ब्लॉक के मास पे। ब्लॉक का मास जितना ज्यादा होगा टेंशन उतना ही बढ़ेगा। टेंशन अगर बढ़ेगा तो ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिस टाइम पे मैं बोलता हूं कि m की वैल्यू मैक्सिमम है, उसका मतलब है कि उस टाइम पे कैपिटल M ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला है। इट मींस कि फ्रिक्शन वहां पे कौन सा डेवलप हो चुका है, FL। तो इस फ्रिक्शन को अब तुम यहां पे क्या कर दो, FL। तो इक्वेशन हो जाएगी FL किसके बराबर, 2t के बराबर। FL को हम क्या लिखते हैं, म्यू इनटू नॉर्मल इस सरफेस की ली जाएगी, और इस सरफेस की नॉर्मल किसके बराबर है, mg प्लस t के बराबर है। अब ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 2t के, और t किसके बराबर, tm इंटू g के बराबर। देखो यही कि नहीं, यहां पे भी t की वैल्यू हम कितनी पुट कर दें, t की वैल्यू पुट कर दें m इंटू जी, तो ये हो जाएगा m इंटू जी। t की वैल्यू mg, और यहां पे t की वैल्यू कितनी थी, mg थी। वहां पे g वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो म्यू आ गया 0.5, कैपिटल M कितना 10, स्मॉल m इक्वल्स टू कितना 2m। सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 10 इंटू 0.55 प्लस 0.5m किसके बराबर, 2m के बराबर। इसको इधर लेके जाओगे तो 1.5m इक्वल्स टू m। 1.5 का मतलब हो गया 3/2m इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू आती है 10/3 kg। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन कि सही है कि नहीं सही है। तो यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 10/3 kg। अगर मास इससे कम होगा तब तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा, लेकिन जैसे ही हम 10/3 को क्रॉस करेंगे तो उस केस में स्मॉल m ब्लॉक स्लाइड करेगा, और स्मॉल m ब्लॉक स्लाइड करेगा तो कैपिटल M ब्लॉक भी क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। क्लियर इतना? तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं।